अभी जो आपका बैठक चल रहा है, ये किस मुद्दे पर बैठक चल रहा है? यह बैठक नहीं है। आप चैनल के माध्यम से मैं आप तमाम सुधी श्रोताओं को, बेगूसराय की जनता को और बिहार की जनता को यह बताना चाहता हूं कि प्लुरल्स पार्टी की बैठकें नहीं चल रही हैं, बल्कि ज़मीन पर काम चल रहा है और बहुत तेज़ गति से चल रहा है। जो नेता कहते हैं कि ये फेसबुक की पार्टी है, इसका मतलब है कि वो इस सोशल माध्यम को गाली दे रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आज यह औद्योगिक क्रांति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। हम कोई भी काम करते हैं और फेसबुक के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंचाते हैं। तो इन नेताओं को की जो समझ है, वो जो छोटी समझ है, इसी छोटी समझ से बिहार हमारा बहुत पीछे रहा है। गोपाल सिंह नेपाली ने बहुत पहले एक बात कही थी, हम धरती क्या आकाश बदलने वाले हैं, हम युवा हैं भारत का इतिहास बदलने वाले हैं। तो प्लुरल्स पार्टी इस बार बिहार के इतिहास को बदलने वाली है, 15 साल से चल रहे लॉकडाउन को बदलने वाली है। और कुछ लोगों ने कहा कि नई पार्टी है, हम उस पर भी कहना चाहेंगे, हम नए पत्ते ज़रूर हैं उजरे गुलशन के दरख्तों से, पर हटा देंगे नकाब जो नकली नेताओं के चेहरे पर है। ये जो नेता जिन्हें जो 30 साल से जिन्हें लग रहा है पिछले 50 साल की राजनीति से वो राजनीति में सक्षमता से बने हुए हैं। मोबाइल का एक एप्लीकेशन जब ख़राब होता है तो हम अपडेट करते हैं, क्या राजनीति को अपडेट करने का समय नहीं आ गया है? तो प्लुरल्स बहुत मजबूती के साथ, अपने सिद्धांतों के साथ, और हमारा जो एक मुद्दा है वो सिर्फ है रोजगार, रोजगार, रोजगार। और हम सिर्फ रोजगार पे बात कर रहे हैं, हम युवाओं के साथ घूम रहे हैं। आज हम बीरपुर क्षेत्र में हैं, अभी बरेपुरा में हमारी बैठक हुई, अभी हम यहाँ फिर एक चर्चा कर रहे हैं। आपने भीड़ देखी होगी। ठीक है, मान लिया कि हम नए हैं, तो फिर ये लोग कहाँ से हैं? ये पैसे से, उन नेताओं की तरह जो कार्यक्रमों में पैसे लेकर जिन जनता को बुलाया जाता है, ये जनता वो नहीं है। बिना पैसे के अपनी उम्मीद पर ये महज भीड़ नहीं है, बल्कि बिहार को बदलते हुए देखने की उम्मीद पाले हुए लोग हैं। इसलिए जिलाध्यक्ष हमारे जिला प्रभारी आदरणीय रंजन भैया के नेतृत्व में हम बेगूसराय जिले के 7 विधानसभा में बहुत मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे और लोगों से लगातार हम जुड़ रहे हैं, उनके मुद्दों के साथ जुड़ रहे हैं। रोजगार एक विषय है जिस विषय पर पिछले 30 वर्षों में कोई काम नहीं हुआ। जो फैक्ट्रियाँ थीं वो फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई। ये समझने की बात है। नीति और स्पष्ट जो नीयत उन नेताओं की है वो खराब है, इसलिए कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियाँ नहीं लगी, शिक्षण संस्थान के रूप में बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। नल जल पे देख लीजिए, आज भी अखबार में दैनिक भास्कर ने छापा है कि जल नीचे है, नल ऊपर है, लेकिन नल से पानी नहीं है। लेकिन नल जल लगाकर घर घर तक बाढ़ का पानी पहुंचा देने के लिए बिहार सरकार को सोचना चाहिए। पिछले अभी 16 जिले ऐसे हैं बिहार में जो बाढ़ से प्रभावित हैं। जल जीवन हरियाली में आपने शानदार तस्वीर देखी होगी, एक महिला पैर पर है, कोई पानी में अपने बच्चे को कंधे पर लिया हुआ है। आखिर 15 वर्षों में आप डैम क्यों नहीं बना सके? पानी के संरक्षण पर आपने काम क्यों नहीं किया? हम ऐसे बिहार में रह रहे हैं जहाँ पानी नहीं होती है तब भी आपदा, सुखाड़, और जब पानी हो जाती है तब भी आपदा। तो ये नेताओं के पास इसका मतलब है कि अच्छी नीति नहीं है। हम बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि कारवां बढ़ रहा है। अकेला ही चला था सफ़र को जानिब, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया एक और प्रश्न, भैया अभी जैसा बिहार का माहौल है, यहाँ पे शिक्षा का दर तो काफ़ी नीचे है। पेपर पे आंकड़ों की जाल में हम नहीं जाएंगे, आंकड़ों के जाल में 70+ दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? आप भी शिक्षा लाइन से जुड़े हुए हैं और बिहार कोचिंग एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे सीधा ये पूछना चाहेंगे, पुष्पम प्रिया चौधरी ये अपनी एक रणनीति के साथ आई है, इनके पॉलिटिक्स जो भी हो रही है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स अच्छी बात है, इसके साथ अंग्रेजी में ये प्रचार कर रही है, ये दायित्व या जो भी है ये अंग्रेजी में बांट रही है, ये आपको कहाँ तक बिहार जैसे राज्यों में कहाँ तक कारगर लग रहा है? पहले मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ। जो आंकड़ों की बात आप कर रहे हैं, सरकार के फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है कि बिहार सरकार की शिक्षा नीति ने हमें साक्षर तो बना दिया पर शिक्षित नहीं बनाया। और अब आपके दूसरे सवालों का जवाब, जो आप बता रहे हैं कि हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश भी उसमें बीच बीच में ला रही हैं, जिससे जनता कैसे कनेक्ट हो पाएगी। एक बात समझ लीजिए
कि अभी इस लॉकडाउन में हमने जो सर्वाधिक काम ज़मीन पर किया, उस कार्यक्रम को हमने सोशल साइट्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। और सोशल साइट्स यूज करने वाले जो लोग हैं, उनके हाथ में न केवल स्मार्टफोन है बल्कि उनका दिमाग भी स्मार्ट है। तो हमारी पहली कोशिश है कि हम स्मार्ट लोगों तक पहुँचें और उन स्मार्ट लोगों के द्वारा हम धीरे धीरे ज़मीन तक अंत्योदय यानी आखिरी पायदान के लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। हमारी पार्टी के सिद्धांतों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ चुनाव का साधन नहीं है, लक्ष्य मात्र नहीं है, बल्कि उनके जीवन में जब अगर एक व्यक्ति ऐसे समझिए कि हमने किसी सरकार को वोट दिया, तो वोट देने के बाद हमारे व्यक्तिगत जीवन में क्या प्रभाव बदला। हमने जिस सरकार को चुना, आखिर मेरे जीवन में तो कुछ बदलाव दिखना चाहिए। हम 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार ले आते हैं, और जो लोग अभी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी नहीं है, हम यूथ हैं, हम तो बदलने वाले लोग हैं। आज़ादी के आंदोलन को याद कीजिए, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद आए और आज़ादी में क्रांति आई। तो प्लूरल्स एक क्रांति है, एक आंदोलन है, एक यज्ञ है, और इस क्रांति में सारे युवा एक साथ हैं अपनी आहुति देने के लिए। और मैडम जो जिस सिद्धांतों के साथ काम कर रही है, जिस शानदार स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही हैं, मुझ जैसे नवोदित लोगों को जोड़ना, और हम जैसे लोग जब क्षेत्र में जाकर जनता से जुड़ते हैं तो जनता को लगता है कोई मेरी बात कर रहा है, नेताओं की बात नहीं कर रहा है कि आया बड़ा बड़ा भाषण दिया और चला गया। लोगों को लग रहा है कि हमारे बीच का कोई है जो हमारी बात कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया। अब हमारी में तो मजदूरों के साथ बहुत सारी समस्याएं आई, जिनमें मजदूर काफ़ी रोते बिलखते भी नज़र आए। आए दिन अभी बहुत सारी पार्टियां आ रही है, तो जनता कैसे और किस तरह भरोसा करे। देखिए, जनता ने पिछले 20 वर्षों के नेताओं को देखा है, और इस लॉकडाउन की बात करेंगे तो विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन मैं किसी चैनल पे था, उनको मैंने बताया था कि ये जो शानदार फोटोग्राफर हैं, जिन लोगों ने बिहार के दर्द को दिखाया है कि एक माँ खाली पैर है, धूप में पैदल चलकर आ रही है। आप समझिए इन बातों को कि हमारे राज्य के जो मजदूर हैं, हमारी सरकार के पास इतना डेटा नहीं है कि कितने लोग बाहर काम कर रहे हैं। इस महामारी ने कम से कम नेताओं को ये समझ दी, ये जानकारी उपलब्ध करवाई कि हमारे राज्य के कितने लोग बाहर रहकर काम करते हैं। मैं ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आपने ऐसा क्यों कुछ नहीं किया कि हमारे यहाँ के लोग दिल्ली, पटना, दिल्ली, मुंबई, अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं। हमारे यहाँ रोज़गार का सृजन क्यों नहीं हो गया। जो भी मिलें थी, जो भी फैक्ट्रियाँ थी, वो बंद हो गई। अपने बेगूसराय की बात कीजिए, देवना की बात मैं आपको करता हूँ। एक ज़माना था जब कई एक मशीनें वहाँ थीं और एक औद्योगिक नगरी के नाम पे हम विकसित थे। आज 30 से 32 फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, और उस 30-32 फैक्ट्रियों में मैं आपको बता दूं, कार्बन फैक्ट्री ज़्यादा है, जिससे वहाँ के लोगों को अस्थमा और दमा रोग होता जा रहा है, वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। जबकि जानिए इस बात को, बिहार सरकार हर जिले को प्रदूषण और वायु संरक्षण के नाम पर, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर पैसा देती है। क्या काम हुआ? मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इन सवालों को उन अधिकारियों तक पूछें कि कागज़ों पर जो ये आंकड़ा लगता है, ये जो कागज़ों पर पेड़ लगाए जाते हैं, ये कहाँ लगता है? 2500 करोड़ पेड़ बिहार में लग गया, कहाँ लग गया भैया? तो इन नेताओं को अब समय आ गया है हम युवाओं को दिखाने का। युवा बेरोजगार है, अब इन नेताओं से कोई नहीं आस है। इसलिए लुडल्स एक उम्मीद लेकर हम सबों के पास आई है, और मैं बहुत सक्रियता से इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। दिन रात सुबह शाम काम कर रहा हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है जनता नई चीज़ों को स्वीकार रही है। ये महज भीड़ नहीं है, मैंने पहले भी कहा। पार्टी अगर आप पे विश्वास दिखाती है, अगर आपको बेगूसराय से उम्मीदवार घोषित करती है, तो फिर उस पर आपका फिर क्या आगे का स्ट्रेटजी होगा? देखिए, अभी हम एक शानदार और सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और पार्टी को अगर लगता है, पार्टी मुझ पर भरोसा दिखाती है। पार्टी की जो एकदम स्पष्ट पारदर्शिता है कि आप भी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। हमारे बीच में से कोई भी भाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है अपनी उम्मीदवारी के लिए। वो जाए, वो इंटरव्यू दे, वो अगर सक्रियता से साथ काम कर रहा है, उसकी उम्मीदवारी होगी। यहाँ पैसे की थैलियों में भरे बैग लेकर जाने वाले लोगों के साथ हमारी पार्टी का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। जो काम करेगा, जो अच्छे लोग होंगे, जिसे जो चोर नहीं हो, जिसने हत्याएँ नहीं की हो, मैंने हत्याएँ नहीं की है, मैं अपराधी नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, बेगूसराय में अधिवक्ता हूँ। इसलिए अगर पार्टी इस विषय में विकल्प के रूप में स्वीकारती है, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, पूरी टीम हमारे साथ है। शानदार कार्यक्रम क्षेत्र में हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं नीरज देव।
हमारे साथ हैं अभी बिहार कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष हूँ। प्लुरल्स पार्टी के बेगूसराय के जिलाध्यक्ष, इनसे जानते हैं पार्टी के बारे में विशेष। हमारी पार्टी 8 मार्च 2020 को बिहार में गठित हुई, जो बिहार के विकास के लिए और बिहार के नौजवानों के रोजगार की बात करने के लिए आई। बेगूसराय ज़िले में भी हमारी मंडल तक की टीम बन चुकी है, हमारे मंडल प्रभारी नियुक्त हैं। हम लोग पंचायत प्रभारी नियुक्त करने के कार्य में लगे हैं और हम लोग का जो लक्ष्य है पार्टी का कि हम लोग पंचायत प्रभारी बना के जितने भी बूथ हैं हमारे पंचायत के अंदर, उस बूथ तक हम 8 युवाओं की एक टोली बनाएं कि, और क्योंकि हमें 7 विधानसभा जो बेगूसराय के अंदर 7 विधानसभा की सीटें हैं, हम 7 विधानसभा की सीटों से हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी और बिहार के 243 सीटों से चुनाव लड़ेगी। उसके लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है कि संगठन का स्ट्रक्चर जब तक मेरा ज़मीन तक नहीं जाएगा तब तक हम उस काम में सफल नहीं हो सकते। तो हम लोग मंडल तक पहुंच चुके हैं, बहुत सारे पंचायत में हम लोग की पार्टी का पंचायत प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं और हम लोग बूथ तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आप अभी यहाँ का एक स्थानीय मुद्दा उठाए थे इस बैठक में, कांवर झील। जी, उस पर यहाँ के कुछ स्थानीय जो गैर राजनीतिक संगठन है वो भी इस पर कार्य कर रहे हैं। जी, 3-4 संगठन हैं। जी, जी। तो उस पर आपका आगे का क्या रणनीति है? अगर आपकी पार्टी मान लेते सरकार में आती है तो कांवर झील को क्या किया जाएगा? देखिए, सबसे पहला है कि अप्रैल माह में चूँकि लॉकडाउन का पीरियड था, लेकिन हमारी प्रेसिडेंट पुष्पम प्रिया चौधरी बेगूसराय आई थी। उस लॉकडाउन के पीरियड में, और अप्रैल का लॉकडाउन जो था कंप्लीट लॉकडाउन था, उसमें उस पीरियड में भी वो कांवर गई थी, चूँकि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में कांवर है। कांवर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट बना के वो लेके आ रही हैं अभी की जो आएंगी बैठक में, कि हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं और इससे हम रोज़गार कैसे पैदा कर सकते हैं। तो वो लेके आ रही हैं, 2-4 दिन के अंदर उनका प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे तो पार्टी का है, चूँकि अभी तो पूरे बिहार उनका जाना हो रहा है, लेकिन हम आशा करते हैं कि इस मंथ के 1 से 2 वीक के बीच में वो आएंगी, तो फिर हम वो पेपर के साथ भी आपसे मिलेंगे। सर, मेरा सवाल है कि इस कोरोना महामारी में पहले लॉकडाउन लगा, फिर अनलॉकडाउन लगा, और जिसमें लगभग सभी चीज़ें खुल गई, लेकिन अभी लगभग ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी जो है जिनका घर कोचिंग संस्थान पे चल रहा है, और कोई ना कोई कोचिंग संस्थान कहीं ना कहीं किराया लेके चला रही है, और उनका किराया विगत 5 महीनों में बढ़ता ही जा रहा है, और वो कोचिंग संस्थान वाले जितने भी लोग हैं काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर कोचिंग संस्थान को क्यों नहीं खोला जा रहा? देखिए, ये बिहार सरकार और सेंट्रल का डिसीजन है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि जब नेताओं की बैठक हो सकती है, नेता बैठक कर सकते हैं, तो स्कूल और कोचिंग क्यों नहीं खोल रही है? ये कंप्लीट सरकार का सरासर नाइंसाफ़ी है। और हमको जितनी तक समझ है कि हम तो समझ रहे हैं कि कोचिंग और स्कूल से जितने रोज़गार पैदा हुए थे और जितने लोग मेधावी छात्र भी बन के निकल रहे थे, उस सेक्टर को इस लॉकडाउन के नाम पर बिहार और पूरे देश में कंप्लीट बर्बाद कर दिया गया। हमारे आसपास 1-2 संयोग से टीचर रहते थे जो कोचिंग चलाते हैं। उस टीचर की स्थिति ये है कि वो मकान मालिक का किराया देने में अक्षम। एक बेगूसराय में श्री लेदर के ऊपर कोचिंग था, वो बेचारे बहुत अच्छे कोचिंग खोले थे एसी उसी लगा के। उसने मकान मालिक को कहा कि आप मेरा एसी खोल लीजिएगा और उससे अपना किराया ले लीजिएगा, हम अब कोचिंग नहीं चलाएंगे। सरकार कंप्लीट शिक्षा जगत को बर्बाद करने पर उतर चुकी है, चूँकि उनको तो ऐसे भी जो भी नेता उनके साथ हैं या जो भी विधायक मंत्री बनते हैं अभी तक के सरकार में, अगर 2 पढ़े रहते हैं तो 8 बिना पढ़े लोगों को बनाया जाता है। तो उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। हम पूछ रहे हैं, मॉल आप खोल रहे हैं, मॉल में भी तो भीड़ जुटता है। आप ऑन इवेंट सिस्टम के आधार पर भी तो कोचिंग और स्कूल को खोल सकते थे कि ठीक है, एक बेंच पर एक ही विद्यार्थी बैठेगा, सप्ताह में 2 दिन भी तो वो विद्यार्थी पढ़ने जाता। आज आप किसी घर को उठा लीजिए, आपके भी घर में बच्चे होंगे, मेरे भी घर में बच्चे होंगे। इस 8 महीना 9 महीना में उनके सारे सिस्टम खत्म हो चुके हैं। कोई बच्चा सिस्टम से पढ़ता है क्या? हमको नहीं लगता है कि कोई बच्चा सिस्टम से पढ़ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर स्कूल फीस लूटने का एक ड्रामा है। आप देखिएगा कि अगर आप स्कूल का मेरा बच्चा है तो रोज़ हमको फ़ोन आता है कि आप स्कूल फ़ी भर दीजिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कितना ढंग से होता है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसके प्रति भी सरकार की कोई सोच नहीं है कि स्कूल को भी हम मदद करें, और बच्चे के पेरेंट्स जब कमाएंगे नहीं तो फीस भरेंगे कहाँ से? हमको इनकम होगा तब तो हम फीस देंगे ना।
आप लॉकडाउन रखे 5 महीने तक, लॉकडाउन रखे, मेरा हम काम ही नहीं किए, हमारे पास इनकम आया ही नहीं, तो हम फीस देंगे कहाँ से? तो न सरकार फीस पर सोच रही है और न उस स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में सोच रही है। सरकार को दोनों पक्ष को सोचना चाहिए, पेरेंट्स पक्ष को के बारे में भी सोचे और स्कूल और कोचिंग के पक्ष में भी सोचे कि हम उनको भी मदद करें और इन लोगों को भी राहत दें। लेकिन सरकार इस पर नहीं सोच रही है, आवाज़ उठ रही है। हम लोग भी आगे इस मुद्दे को उठाएंगे और चाहेंगे कि सरकार स्कूल के बारे में भी सोचे और पेरेंट्स के बारे में भी सोचे कि वो फीस नहीं दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ हम करेंगे। विगत कई सालों से शिक्षकों की लड़ाई चल रही थी, लेकिन उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा था। जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आई तो उनको एक सेवा शर्त दिया गया, जिनको शिक्षक लोग लॉलीपॉप कहते हैं। इसके बारे में आपका क्या विचार? शिक्षक आंदोलन कर रहे थे, शिक्षक के ये तो बिहार सरकार का शुरू से पॉलिटिक्स है। आप इस 30 साल में देखेंगे, जब आप आंदोलन करेंगे ना तो आपके आंदोलन में ही सरकार फूट डालती है। सरकार का सारा यूनियन इससे खुश नहीं है। कुछ यूनियन को इन लोगों ने तोड़ के, कुछ मांगे उनकी मान के, शायद कुछ वेतनमान को बढ़ाया है, लेकिन आप उसमें भी देखिएगा, उसमें भी लेकिन है, चुनाव के बाद वो लागू करेंगे। सर, शिक्षक तो ये कह रहे हैं कि सेवा शर्त तो ऑलरेडी बना हुआ ही था, लेकिन नया सेवा शर्त बनाने का क्या कारण था? इस बारे में चूंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है तो मैं इस पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है, चूंकि हम पुरानी सेवा शर्त को नहीं जानते। विधानसभा चुनाव आया तब जाके शिक्षकों को ये सारा चीज़ दिया जा रहा है। हम तो बता ही रहे हैं कि ये तो लॉलीपॉप है। सरकार का ये पॉलिटिक्स है कि हमें वोट चाहिए तो हमको ठगना है टीचर को एक लॉलीपॉप फेंक दिया। अब चुनाव में जाएंगे तो कहेंगे हम तो उनके नया सेवा शर्त दे दिए हैं, उनका पेमेंट हम 5,000 7,000 जो बनाया पता नहीं हमने बढ़ा दिया है। लेकिन आप उसको पढ़िएगा, वो सारा चीज़ है कि चुनाव के बाद लागू होगा, आज से वो लागू नहीं है, चुनाव के बाद लागू। सर, प्राइवेटाइजेशन जो भी हो रहा है उस पर आपका क्या राय है और पार्टी का क्या राय है? देखिए, इस पर पार्टी का भी कोई स्पष्ट ये नहीं आया है, तो इस पर हम प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझते हैं। पार्टी का गाइडलाइन उस पर आ जाता है तब हम बोलें तो वो अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा। जिस बारे में हमको नहीं पता है उस बारे में बोलना उचित नहीं है। धन्यवाद। रंजन कुमार, जिला प्रभारी बेगूसराय। धन्यवाद। थैंक यू।